Hello everyone, welcome to the chapter Programming using C class number 2. So today we will discuss about the history and basic structure of C language. So firstly we will discuss about history of C language, then we will discuss about basic structure of C language. History of C language. C is a mid-level programming language. C एक तरह का मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसको बोलते हैं? द लैंग्वेज can support the features of both low level and high level language is called as mid level programming language. So C language can support the features of both low level and high level language. So C language called as mid level programming language. C language both high level एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर को सपोर्ट करता है, इसलिए सी लैंग्वेज को मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोलते हैं. सी लैंग्वेज अडॉप्टेड फ्रॉम बी लैंग्वेज डिजाइन बाय केन थॉमसन. तो सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज से अडॉप्टेड है और बी लैंग्वेज को केन थॉमसन ने डेवलप किया था बेल लैबोरेटरीज में, और सी लैंग्वेज भी वही बेल लैबोरेटरीज में 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया है. तो सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज इन 1972. तो 1972 में डेनिस रिची के द्वारा बेल लैबोरेटरीज में सी लैंग्वेज डेवलप किया गया था. Basic structure of C program. So what is basic structure of C program? The steps followed by the programmer to write a program in C language is called as basic structure of C program. तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए जो स्टेप प्रोग्रामर फॉलो करता है उसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम बोला जाता है. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए C प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 6 सेक्शन. तो 6 सेक्शन में वो स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट सेक्शन को डॉक्यूमेंट सेक्शन बोला जाता है. सेकेंड सेक्शन को लिंक सेक्शन बोला जाता है. थर्ड सेक्शन को डेफिनेशन सेक्शन बोला जाता है. फोर्थ सेक्शन को ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन बोला जाता है. फिफ्थ सेक्शन को मेन फंक्शन सेक्शन बोला जाता है. उसके बाद लास्ट सेक्शन को सब प्रोग्राम सेक्शन बोला जाता है. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट what is documentation section. Documentation section is the comment entry section. In this section we can describe the program name, programmer name and other details. तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है? जिस सेक्शन में हम प्रोग्राम के बारे में या फिर प्रोग्रामर नेम को हम ऐड कर सकते हैं उस सेक्शन को डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोला जाता है. तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम प्रोग्राम के बारे में जो डिटेल्स होता है उसको हम ऐड कर सकते हैं. और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखा गया कोई भी कमेंट कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट यानी कि कंपाइल नहीं होता है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए पहले कंपाइलर के द्वारा कंपाइल होता है, उसके बाद उस प्रोग्राम का आउटपुट निकलता है. तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखा गया कोई भी कमेंट कंपाइलर के द्वारा कंपाइल नहीं होता है, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होता है. तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम कमेंट कैसे ऐड करते हैं? डबल स्लैश सिंबल का यूज करके हम सिंगल लाइन कमेंट ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में. और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमको पहले स्लैश उसके बाद स्टार और फिर हमको कमेंट ऐड करना है, उसके बाद फिर एक स्टार और स्लैश पे उसको एंड करना होता है. तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमको डबल स्लैश का यूज करना पड़ता है और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमको यही सिंबल का यूज करना पड़ता है. सो व्हाट इज लिंक सेक्शन? दूसरे नंबर पे जो सेक्शन आता है उसको हम लिंक सेक्शन बोलते हैं. इस सेक्शन में क्या होता है? इन दिस सेक्शन वी कैन अटैच द हेडर फाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम आर इंक्लूडेड. तो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे हेडर फाइल होना ज़रूरी होता है, इसलिए लिंक सेक्शन में हम सी प्रोग्राम में हेडर फाइल ऐड करते हैं. और सी प्रोग्राम में जो हेडर फाइल ऐड होता है उसको हम stdio.h नामक हेडर फाइल हम सी प्रोग्राम में ऐड करते हैं या फिर यूज करते हैं. stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. stdio.h का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हम बोलते हैं.
तो इस हेडर फाइल को ऐड करने से पहले हमको हैच इंक्लूड नामक एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करना पड़ता है। उसके बाद हम इस हेडर फाइल को ऐड करते हैं। लिंक सेक्शन इज कंपलसरी फॉर ए सी प्रोग्राम। तो एक सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए लिंक सेक्शन का होना कंपलसरी होता है। सी प्रोग्राम में हेडर फाइल ऐड करने के लिए हमको पहले हैच इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करना पड़ता है। उसके बाद हमको हेडर फाइल ऐड करना पड़ता है जिसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बोलते हैं। तो पहले हमको लिखना पड़ता है हैच इंक्लूड stdio.h, ऐसे ही लिखा जाता है हेडर फाइल को। ये हैच इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है जो कि एक हेडर फाइल होता है। तो ऐसे ही हम लिंक सेक्शन में हेडर फाइल को ऐड करते हैं और हेडर फाइल कंपलसरी है एक सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए। व्हाट इज डेफिनेशन सेक्शन? डेफिनेशन सेक्शन क्या होता है? तो सी प्रोग्राम में लिंक सेक्शन के बाद डेफिनेशन सेक्शन आता है। तो डेफिनेशन सेक्शन में हमको वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है। इन दिस सेक्शन, इन डेफिनेशन सेक्शन द वेरिएबल्स आर डिफाइंड एंड इनिशियलाइज। तो डेफिनेशन सेक्शन में हमको वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है वो हम आगे जाकर जानेंगे। डेफिनेशन सेक्शन डिफाइंस ऑल सिंबॉलिक कांस्टेंट सच यूजिंग हैच डिफाइंड डायरेक्टिव। तो डेफिनेशन सेक्शन में हमको हैच डिफाइंड डायरेक्टिव को यूज करके कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। किसके बदले? कुछ बड़ी वैल्यू के बदले हमको कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है जिसको हम पूरी प्रोग्राम में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक लेंथी वैल्यू को पूरी प्रोग्राम में बार बार यूज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हैच डिफाइंड डायरेक्टिव लगा के हमको कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है कुछ बड़ी वैल्यू के बदले। तो हम ये कैसे लिखते हैं? हमको पहले हैच डिफाइन डायरेक्टिव लिखना पड़ेगा। हैच डिफाइन एक डायरेक्टिव है, हैच डिफाइन हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम जो शॉर्ट फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं मैक्स, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं मैक्स लिखा हूँ। उसके बाद हमको यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा जिस वैल्यू के बदले हम इस मैक्स को यूज कर रहे हैं। तो मैं एक वैल्यू देता हूँ 200, एक इंटीजर वैल्यू है। इसके बदले मैं पूरी प्रोग्राम में मैक्स का यूज कर सकता हूँ। तो ये है शॉर्ट फॉर्म। इसको हम कैसे ऐड करते हैं? हैच डिफाइन डायरेक्टिव देकर हमको ये लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन सेक्शन के बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। सो व्हाट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन? ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है? इन दिस सेक्शन वी कैन डिक्लेयर द ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? सम वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन। तो जो वेरिएबल मोर देन वन फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन में जो वेरिएबल यूज किया जाता है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हमको ऐसे ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ग्लोबल वेरिएबल में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। यूजर जो जिस फंक्शन को अपने हिसाब से डिजाइन करता है उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के बाद आता है मेन फंक्शन सेक्शन। सो व्हाट इज मेन फंक्शन सेक्शन? जैसे कि सी प्रोग्राम के लिए एक लिंक सेक्शन कंपलसरी होता है, ऐसे ही सी प्रोग्राम के लिए मेन फंक्शन सेक्शन भी कंपलसरी होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन। तो सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना जरूरी है। दिस सेक्शन कंटेंट्स टू पार्ट्स। तो मेन फंक्शन सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले को हम डिक्लेरेशन पार्ट, दूसरे को हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट बोलते हैं। So what is declaration part? The declaration part declares all the variables used in the executable part। तो executable part में जो वेरिएबल
यूज होता है उसको हम पहले डिक्लेरेशन पार्ट में डिक्लेयर करते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट क्या होता है, जहाँ पे हम वेरिएबल का यूज करते हैं। देयर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में कम से कम एक स्टेटमेंट होना जरूरी है। और डिक्लेरेशन पार्ट में वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, जिस वेरिएबल को एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हम लिखते हैं। All the statements of declaration part and executable part must ends with a semicolon। तो डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में जो स्टेटमेंट होता है उसके बाद यानी कि एंड्स में सेमीकोलन यूज किया जाता है। सेमीकोलन ऐसे होता है। डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट के बाद लास्ट में हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। सबसे लास्ट में आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। सो व्हाट इज सब प्रोग्राम सेक्शन? Subprogram section, also known as user defined section. User can define his own function and performs particular tasks as per the user's requirement। तो सब प्रोग्राम सेक्शन को हम यूजर डिफाइंड सेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यूजर अपने हिसाब से यहाँ पे अपना ओन फंक्शन यूज कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेक्शन ए सब प्रोग्राम सेक्शन इज ऑल्सो नोन एज ए यूजर डिफाइंड सेक्शन बिकॉज ए यूजर कैन यूज हिज ओन फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। तो एक यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन यूज कर सकता है सब प्रोग्राम सेक्शन में। तो सब प्रोग्राम सेक्शन मेन फंक्शन के बाद आता है। मेन फंक्शन सेक्शन के बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। ओवरऑली हमने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में पहले डिस्कस किया। व्हाट इज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज एक तरह का मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज कैन सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज इज ए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज इन 1972 एंड सी लैंग्वेज अडॉप्टेड फ्रॉम बी लैंग्वेज। और वही बी लैंग्वेज को केन थॉमसन ने बेल लैबोरेटरीज में इन्वेंट किया था या फिर डेवलप किया था। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में हम स्टडी किए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है? जिस स्टेप को प्रोग्रामर फॉलो करता है एक सी प्रोग्राम लिखने के लिए, उसको हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बोलते हैं। उसको 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद लिंक सेक्शन, उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर मेन फंक्शन सेक्शन और सबसे एंड में सब प्रोग्राम सेक्शन, जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन भी बोल सकते हैं। व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को हम कमेंट एंट्री सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम प्रोग्राम के बारे में और प्रोग्रामर नेम के बारे में, प्रोग्रामर के डिटेल्स, प्रोग्राम के डिटेल्स के बारे में हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को कमेंट एंट्री सेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखा गया कोई भी कमेंट कंपाइलर के द्वारा कंपाइल नहीं होता है या फिर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमको डबल स्लैश का यूज करना पड़ता है, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमको पहले स्लैश, उसके बाद स्टार, उसके बाद हमको मल्टी लाइन कमेंट जो लिखना होता है उसको लिखा जाता है, उसके बाद फिर एक स्टार और फिर एक स्लैश का यूज किया जाता है। तो उसके बाद हम स्टडी किए लिंक सेक्शन के बारे में। व्हाट इज लिंक सेक्शन? इन दिस सेक्शन वी कैन अटैच द हेडर फाइल्स। तो सी प्रोग्राम में हेडर फाइल अटैच किया जाता है लिंक सेक्शन में, और लिंक सेक्शन एक सी प्रोग्राम में कंपलसरी होता है। लिंक सेक्शन में हम जो हेडर फाइल ऐड करते हैं, जो कंपलसरी हेडर फाइल सी प्रोग्राम के लिए है, उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल बोलते हैं। और वही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लिखने से पहले हमको एक हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करना पड़ता है। उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन आता है। व्हाट इज डेफिनेशन सेक्शन? इन दिस सेक्शन द वेरिएबल्स आर डिफाइंड एंड इनिशियलाइज। तो डेफिनेशन सेक्शन में वेरिएबल्स इनिशियलाइज होता है। वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है वो हम आगे जाकर जानेंगे। तो डेफिनेशन सेक्शन में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं।
उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल किसको बोला जाता है? देयर आर सम वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन, सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। तो जो वेरिएबल एक से ज़्यादा फंक्शन में यूज किया जाता है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज किया जाता है। मेन फंक्शन सेक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन सेक्शन इज कंपल्सरी फॉर ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के लिए, एक सी प्रोग्राम लिखने के लिए एक मेन फंक्शन होना जरूरी है। तो मेन फंक्शन सेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले को डिक्लेरेशन पार्ट और दूसरे को हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट बोलते हैं। और मेन फंक्शन सेक्शन में डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट लिखने के बाद हमको सेमीकोलन सिंबल का यूज करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। तो सब प्रोग्राम सेक्शन को यूजर डिफाइंड सेक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि यूजर अपनी हिसाब से यहाँ पे पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है अपनी खुद का फंक्शन यूज करके, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।